नमस्कार। हम सब हर रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि हमारे स्विच बोर्ड तक पहुंचती कैसे है? आज हम इसी सफर की कहानी को समझेंगे और उस हीरो से मिलेंगे जिसने ये सब मुमकिन बनाया, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी होती है, डीसी नहीं। पर ऐसा क्यों? बैटरी से तो हमें डीसी करंट मिलता है जो बिल्कुल सीधा एक ही दिशा में बहता है। तो फिर इस एसी में ऐसा क्या खास है जो अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है? सच कहूं तो इसका जवाब ही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। और वो राज, वो है ये। एसी का सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि इसके वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से हम पावर प्लांट्स में बनी बिजली को बहुत ऊंचे वोल्टेज पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेज पाते हैं और इसमें एनर्जी का लॉस ना के बराबर होता है। ये वो दीवार थी जिससे डीसी टकरा गया, क्योंकि उसके साथ लंबी दूरी तक बिजली भेजना बहुत ही मुश्किल और महंगा सौदा था। ठीक है, तो अब जब हम एसी का सबसे बड़ा फायदा जान गए हैं, तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। किसी भी एसी सर्किट को समझने के लिए हमें उसके तीन मुख्य खिलाड़ियों को समझना होगा: प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर, प्रेरक यानी इंडक्टर और संधारित्र यानी कैपेसिटर। चलिए एक एक करके देखते हैं कि जब एसी इन तीनों से होकर गुजरती है तो ये कैसा बर्ताव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम के सबसे सीधे साधे खिलाड़ी की, प्रतिरोधक, या जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं। इसका काम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, करंट के रास्ते में रुकावट डालना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक डीसी सर्किट में होता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई नखरे नहीं। अब देखिए, प्रतिरोधक में होता क्या है। यहाँ पर वोल्टेज और करंट एकदम पक्के दोस्त की तरह हैं। जब वोल्टेज अपनी पीक पर होता है तो करंट भी पीक पर होता है। जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो, मतलब दोनों एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसी को हम समान कला में या इन फेज होना कहते हैं। और हाँ, इस रुकावट की वजह से कुछ बिजली की एनर्जी गर्मी में बदल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा हीटर या टोस्टर गर्म होता है। चलिए अब मिलते हैं टीम के दूसरे खिलाड़ी से, प्रेरक यानी कि इंडक्टर। दिखने में तो ये बस एक तार की कुंडली है, लेकिन एसी सर्किट में इसका किरदार बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसकी एक आदत है, इसे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपने अंदर से बहने वाले करंट में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करता है। तो प्रेरक जो रुकावट डालता है उसे हम सिर्फ प्रतिरोध नहीं कहते, बल्कि उसे एक खास नाम दिया गया है, प्रेरकीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। मतलब एसी जितनी तेजी से अपनी दिशा बदलेगी, ये उतनी ही ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। कम फ्रीक्वेंसी कम रुकावट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रुकावट। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि प्रेरक में करंट थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है। वोल्टेज पहले ही अपनी पीक पर पहुंच जाता है और करंट उसके एक चौथाई चक्कर के बाद वहां पहुंचता है। हम कहते हैं कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है या 90 डिग्री पीछे चल रहा है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खिलाड़ी पर, संधारित्र या कैपेसिटर। इसका काम है बिजली के चार्ज को स्टोर करना और फिर उसे छोड़ देना, एक छोटी बैटरी की तरह। डीसी सर्किट में तो ये एक बार चार्ज होकर करंट को रोक देता है, पर एसी में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां तो करंट लगातार अपनी दिशा बदल रहा है। संधारित्र की रुकावट को कहते हैं संधारित्र प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये प्रेरक के बिल्कुल उलट काम करता है। एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, संधारित्र उतनी ही कम रुकावट डालेगा। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी को तो ऐसे गुजरने देता है जैसे कोई वीआईपी हो। और फेस के मामले में भी ये प्रेरक का एकदम उल्टा है। संधारित्र में करंट बहुत तेज होता है, वो हमेशा जल्दी में रहता है। वो वोल्टेज से 90 डिग्री यानी एक चौथाई चक्कर आगे चलता है। हम कहते हैं कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। कहानी एकदम साफ हो जाती है। प्रतिरोधक में वोल्टेज और करंट साथ साथ, प्रेरक में करंट पीछे रह जाता है और संधारित्र में करंट आगे निकल जाता है। ये जो खींचतान है, यही एसी सर्किट के पूरे व्यवहार को तय करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने इन तीनों खिलाड़ियों को अलग अलग देखा, पर असली मजा तो तब आता है जब ये तीनों एक साथ एक ही टीम में खेलते हैं, जिसे हम कहते हैं LCR परिपथ। तो चलिए देखते हैं कि जब ये तीनों एक लाइन में जुड़ते हैं तो क्या होता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो इनकी कुल रुकावट को हम एक नया नाम देते हैं,
प्रतिबाधा या इम्पेडेंस। अब इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का रस्साकशी का खेल है। प्रेरक करंट को एक तरफ खींचता है और संधारित्र उसे दूसरी तरफ। तो कुल रुकावट इन दोनों के वेक्टर सम से निकलती है। मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और जीत किसकी हो रही है। ये सिर्फ एक साधारण जोड़ नहीं है। अब यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। हमने देखा कि प्रेरक और संधारित्र का असर एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। एक करंट को पीछे खींचता है तो दूसरा आगे धकेलता है। तो सोचिए क्या होगा अगर किसी खास फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर हो जाए। अगर रस्साकशी का ये खेल टाई हो जाए तो। और बस इसी जादुई स्थिति को हम अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। जब प्रेरक और संधारित्र की खींचतान बराबर हो जाती है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। तब सर्किट की कुल रुकावट यानी इम्पीडेंस एकदम कम हो जाती है और सर्किट में सिर्फ बेचारे प्रतिरोधक की रुकावट रह जाती है। इसका नतीजा, करंट के लिए रास्ता एकदम साफ और वो अपने मैक्सिमम पर बहता है, जैसे किसी खाली हाईवे पर सुपर कार दौड़ रही हो। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने रेडियो पर नॉब घुमाकर कोई खास स्टेशन लगाते हैं तो असल में हम उसके सर्किट को ट्यून कर रहे होते हैं। हम उसकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी को स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मिलाते हैं ताकि सिर्फ उसी स्टेशन का सिग्नल सबसे ताकतवर हो जाए और हमें साफ सुनाई दे। मेटल डिटेक्टर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो अनुनाद हमें एसी को खास कामों के लिए ट्यून करने में मदद करता है। लेकिन एसी का असली जादू तो बड़े पैमाने पर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में है। और यहीं से हमारी कहानी शक्ति और उस जादुई डिवाइस पर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया, ट्रांसफॉर्मर। पर उससे पहले एक हैरान करने वाली बात, एक आदर्श प्रेरक या संधारित्र असल में कोई पावर खर्च ही नहीं करते। वो बस एक साइकिल में एनर्जी लेते हैं और अगली साइकिल में उसे वापस लौटा देते हैं। मतलब वो एनर्जी के लेन देन का काम करते हैं, उसे खर्च नहीं करते। इसीलिए ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को कभी-कभी वाटहीन धारा या वॉटलेस करंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई असल काम नहीं करता। और अब आते हैं उस डिवाइस पर जिसने एसी को डीसी पर जीत दिलाई, ट्रांसफॉर्मर। इसका काम करने का तरीका बहुत सरल है। पहली कॉइल में एसी करंट एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र लोहे की कोर से होता हुआ दूसरी कॉइल तक पहुंचता है और उसमें एक नया एसी वोल्टेज पैदा कर देता है। बस इतना ही। अब ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं। अगर दूसरी कॉइल में तार के फेरे पहली से ज्यादा हैं तो ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और अगर दूसरी कॉइल में फेरे कम हैं तो ये वोल्टेज को घटा देता है, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, पावर उतनी ही रहती है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है और अगर वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ जाता है। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। पावर प्लांट पर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाकर वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। इससे करंट बहुत कम हो जाता है और जब ये बिजली लंबी दूरी तय करती है तो तारों में गर्मी से होने वाला एनर्जी लॉस बहुत कम हो जाता है। फिर हमारे शहर या घर के पास लगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उस खतरनाक हाई वोल्टेज को वापस 220 या 240 वोल्ट जैसे सुरक्षित लेवल पर ले आते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये सफर असल में निकोला टेस्ला की सोच और उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। तो अब जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर 19वीं सदी की उस धाराओं की जंग में एडिसन की डीसी जीत जाती तो क्या होता? क्या हमारे हर मोहल्ले में एक पावर प्लांट होता? क्या हमारी दुनिया आज भी इतनी ही रोशन और आपस में जुड़ी हुई होती? शायद नहीं। कहना गलत नहीं होगा कि एसी ने ही इस दुनिया को रोशन करना संभव बनाया है।